इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर डेजिग्नेशन ऑफ प्लेन एंड एलॉय स्टील IS 1762 1974। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो IS इंडियन स्टैंडर्ड जो है डेजिग्नेशन करता है कोड को, हमने अभी पिछली क्लास में जो मैंने आपको दिखाया था वो चार्ट दिखाए थे, जो अलग अलग चार्ट में लिखे हुए थे। सामने फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ था 50 SN, जो भी कोड लिखे हुए थे वो एक कोड वर्ड में उसको रिप्रेजेंट किया था। जितने भी आपके किसी कंपोजिशन के स्टील था, उस कंपोजिशन में कितने परसेंटेज कार्बन मिला, सल्फर मिला, वेनेडियम मिला, मैग्नीशियम मिला या मैग्नीज मिला, है ना। तो ये जो एलिमेंट्स थे इनको हम क्या करते हैं, परसेंटेज बेस पे नहीं लिखते, उसको क्या करते हैं कोड के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि वो जो होता है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और उसको स्पेसिफाई करना मुश्किल होता है। तो हमने क्या किया है, इंडियन स्टैंडर्ड नाम का एक स्टैंडर्डाइजेशन है जो क्या करता है, ये डेजिग्नेट करता है कि आपको किस तरह से डेजिग्नेट करना है स्टील को, स्टील में क्या क्या चीजें हुई हैं, किस तरह की प्रोसेस हुई है, किस क्वालिटी से वो गुजरा है, कितने किस क्वांटिटी में क्या चीज मिली हुई है, उसको हम क्या करते हैं ग्रेड से डिसाइड करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ग्रेड से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड कोड, यानी इनको कहते हैं कोड्स। ये कोड्स होते हैं, इस कोड के फॉर्म में लिखा रहता है, जिसको कि हम समझेंगे किसमें, इसका जो नंबर है, जो इंडियन स्टैंडर्ड की कैटलॉग होता है, बुक होती है, उसमें लिखा रहता है कि इस नंबर पे, जैसे हमारे ये नंबर लिखा हुआ है 762 का मतलब है इस नंबर का आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, इस नंबर के सीरियल नंबर पे आपका ये इसके बारे में बताया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड के कोड के बारे में, और 1974 में ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये IS आपको जहां भी देखने को मिलता है तो इसका मतलब एक नंबर है वो। ठीक है, उस नंबर में ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसको डिवाइड किया गया बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हम डेजिग्नेट कर सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं। दूसरा केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ हो सकती है, ये सारी चीज किसके अंदर आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में आ जाता है। केमिकल कंपोजिशन में हम ये बताएंगे कि किस परसेंटेज में क्या चीज मिला हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती है इसमें IS कोड्स में, कि जैसे किस ग्रेड से निकला हुआ स्टील है, किस ग्रेड किस क्वालिटी का स्टील है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस कोड के अंदर बताई जाती है। तो पहले नंबर का जो हमारा क्लासिफिकेशन है, इस नंबर फर्स्ट है, इसमें हमको ये बताया जाएगा कि डेजिग्नेशन ऑफ द स्टील बेस्ड ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो पहला जो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बेस्ड है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बनाया गया। या हम ये बता सकते हैं कि जो कोड है हमको ये बताता है कि क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उस स्टील की, या प्लेन कार्बन स्टील की, प्लेन एलॉय स्टील की। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे प्लेन एलॉय स्टील, अभी तो प्लेन एलॉय स्टील और एलॉय स्टील ही चल रहा है, तो इनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो कुछ कोडिंग्स हैं, कोडिंग समझते हो कि हर चीज को कोड में बता दिया गया कि इसका नाम जो है तो इसको कोड हमने ये दे दिया, इसका कोड हमने ये दे दिया। तो ऐसे ही जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, स्टील बनाते वक्त, एलॉय स्टील बनाते वक्त जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हमने कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले देखिए ए नंबर में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेथड ऑफ डीऑक्सीडेशन। मैंने आपको बीच में बताया था कि हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं मोल्टन मेटल में से, तो उसको कहा जाता है डीऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को हम रिमूव करते हैं मोल्टन मेटल में से, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसको कहा जाता है डीऑक्सीडेशन। अब इसको हमने क्या किया, इसके भी कई प्रोसेस के तरीके हुए हैं, तो उनको यहाँ पे बताया गया। जैसे कि रिमिंग स्टील एक प्रकार का हो सकता है, किल्ड स्टील हो सकता है, सेमी किल्ड स्टील हो सकता है। इसके डेप्थ में हमको नहीं जाना है अभी कि ये क्या होता है, बस आपको एक वर्ड के फॉर्म में याद रखना है कि इसका मतलब ये होता है और इस कोड का मतलब ये होता है, क्योंकि ये और जगह ये मेटलर्जिकल डेप्थ की चीजें हैं, तो ये अभी हमको इसको डेप्थ में नहीं समझना, क्योंकि सिलेबस में आपके अभी नहीं है। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि आर मतलब होता है रिमिंग स्टील। आपको सिर्फ वर्ड से, आपको लेटर से ये समझना है कि इसका मतलब ये होता है। के मतलब किल्ड स्टील, और अगर कोई सिंबल नहीं लिखा है सामने तो इसका मतलब सेमी किल्ड स्टील। तो ये क्या है, ये मेथड है डीऑक्सीडेशन की। मतलब अगर किसी भी कोड में आपका आर लिखा है तो उसका मतलब हो गया ये रिम्ड स्टील है, या के लिखा है तो ये किल्ड स्टील है, और अगर कोई सिंबल नहीं बना हुआ है, ब्लैंक है, तो इसका मतलब ये सेमी किल्ड स्टील है। तो आपको इस तरह से समझना है कि ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसी तरह से सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। नंबर 2 बी की बात करें, बी देखिए यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टील। अब आपको क्वालिटी ऑफ स्टील बताएगा, जो आपका कोड होगा वो क्वालिटी भी बताएगा किस क्वालिटी का स्टील है। तो यहाँ पे लिखा Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो इस तरह से क्वालिटी, जहाँ पे Q शब्द आ गया मतलब क्वालिटी वो बता रहा है। अब यहाँ पे नॉन एजिंग स्टील, ये भी कुछ प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम फ्लेक्स, ये प्रोसेस होती है। मतलब इस क्वालिटी का स्टील बना के दिया गया है। तो बोलते हैं ना हर ग्रेड का चीज आती है, ए ग्रेड की चीज आती है, बी ग्रेड की चीज, जैसे नॉन ब्रांडेड चीज होती है, ब्रांडेड चीज होती है, तो उसका ग्रेड होता है ना, कि किस अच्छी क्वालिटी की है या मीडियम क्वालिटी की, लो क्वालिटी की। तो यहाँ पे भी इसको क्या किया गया, 5 क्वालिटी ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया गया स्टील को। तो गिवन साइज कंट्रोल्ड, इंक्लूजन कंट्रोल्ड, एक्सटर्नल होमोजेनिटी, इंटरनल होमोजेनिटी गारंटेड। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि क्या क्या चीजें किस क्वालिटी का स्टील है।
तो जैसे होमोजेनिटी का मतलब आपको पता होगा, होमोजेनिटी का मतलब एक जैसे, किसी अगर एक ब्लॉक की बात करें कि अगर हम कहते हैं ए से मिलके बना है तो वो सारे उसके अंदर ए एलिमेंट ही होंगे, कहीं पे भी उसमें दूसरा बी एलिमेंट नहीं होगा उसमें। तो यही कहलाता है होमोजेनिटी, यानी एक जैसे एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, एक जैसी पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, कोई दूसरा पार्टिकल उसके अंदर नहीं होगा। तो इस तरह का ग्रेड का स्टील ये आपको पता चलता है कोडिंग से। यहाँ पे जहां पे जो लिखा हुआ है वो ये बताएगा। फ्रीडम फ्रॉम फ्लेक्स मतलब जो फ्लेक्स मैंने आपको बताया था एक बार, इस तरह के फ्लेक्स बन जाते हैं मेटल के अंदर या कास्टिंग के अंदर जो है फ्लेक्स बनते हैं, इन फ्लेक्स से रिमूव, ये फ्लेक्स उसमें नहीं होंगे। तो ये क्या बताएगा आपको, Q2 ये बताएगा कि इसमें इस स्टील के अंदर फ्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। कार्बन के फ्लेक्स कहाँ के बनते हैं, कार्बन के फ्लेक्स बन जाते हैं ना ब्लैक ब्लैक, तो वो कार्बन के फ्लेक्स इसके अंदर नहीं होंगे। ये बताएगा कि आपको Q2 अगर आपका लिखा हुआ सामने कोड के, तो ये बताएगा आपको कि इसमें फ्लेक्स कार्बन के नहीं है। इसी तरह से आपका नंबर 3 है ये हम क्या डेजिग्नेशन पढ़ रहे हैं कि शॉर्ट में क्या क्या बोला जाता है। अगर हम सल्फर और फास्फोरस की बात करें, सल्फर और फास्फोरस मिनिमम क्वांटिटी में रहता है उसमें पहले से अवेलेबल। तो अगर मान के चलिए हम पहले समझते हैं, ये थर्ड नंबर का हो गया। अगर हम इसमें बात करते हैं व्हेन द मैक्सिमम सल्फर एंड फास्फोरस कंटेंट इज सेम, अगर सल्फर का कंटेंट और फास्फोरस का कंटेंट जो है मैक्सिमम कंटेंट सेम है, ठीक है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, कोई सिंबल नहीं बताते, कोई सिंबल सामने नहीं लिखते। अगर हमको मैक्सिमम कंटेंट सेम है तो कोई सिंबल नहीं लिखते, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं 0.055% फास्फोरस एंड 0.055% सल्फर, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहो P25 भी लिख सकते हो, P70 भी लिख सकते हो। P25 का मतलब हो गया आपका मतलब फास्फोरस और सल्फर दोनों कितने हैं, 25% ही हैं, और 25 नहीं सॉरी 0.25% है। तो अगर यहाँ पे P25 लिखा है तो इसका मतलब है कि फास्फोरस और सल्फर का कंटेंट सेम है और दोनों का कंटेंट कितना है 0.025। तो यहाँ पे इसको हम 25 नंबर से, इसको एक्चुअली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये जा करके आता है। तो इसको इसी तरह से कोड में डिवाइड कर दिया है कि हमको पॉइंट में ना लिखना पड़े। तो जैसे यहाँ पे 0.07 लिखा हुआ है, तो 0.07 का मतलब हो गया P70 जहां लिखा है मतलब सिंगल टर्म है, मतलब कि फास्फोरस और सल्फर का कंटेंट सेम है। 70 का मतलब 0.007% ऑफ दी फास्फोरस और सल्फर मिला हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको कोडिंग की गई है अगर आपके दोनों कंटेंट सल्फर और फास्फोरस के सेम है। अगर दूसरी कंडीशन की बात करते हैं जहां पे सल्फर और फास्फोरस का कंटेंट सेम नहीं है, अगर व्हेन द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस आर नॉट सेम, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एसपी यूज करेंगे, कोड का यूज करेंगे एसपी। मतलब कि जहां पे भी जिस कोड में सामने लिखा है एस एंड पी, एसपी लिखा है, इसका मतलब सल्फर और फास्फोरस के कंटेंट जो है, जो परसेंटेज जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, अलग अलग है। इससे आपको कोड से आप समझ जाओगे, क्लियर। तो यहाँ पे मान के चलिए एक एग्जांपल है, मैक्सिमम सल्फर का कंटेंट मान लीजिए 0.045% लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ करके हमने क्या लिख दिया इसमें, राउंड ऑफ करके देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ करके ये लिखा हुआ है 0.04, इसको राउंड ऑफ कर दिया, एक डिजिट कम करके राउंड ऑफ कर दिया 0.04 कर दिया। अगर मान लीजिए फास्फोरस का कंटेंट कितना है 0.035 है, तो इसको राउंड ऑफ करके हमने क्या कर दिया 4 कर दिया। तो राउंड ऑफ कर देते हैं, अगर सल्फर का और फास्फोरस कंटेंट सेम नहीं होता तो उसको राउंड ऑफ करके लगभग लगभग बराबर बना देते हैं और उस जगह पे उसको लिख दिया जाता है एसपी। जहां पे आपका लिखा है एस एंड पी, इसका मतलब सल्फर और फास्फोरस कंटेंट सेम नहीं थे, उसको सेम बना करके डेजिग्नेट किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे sp44 लिख दिया। तो 44 का मतलब क्या है 0.04%, और 44 बता रहा है 4 किसका है, 4 एक इसका है और एक ये 4 जो है इसका है। तो मतलब 0.04 एक इसका हो गया और एक 0.04 जो है वो किसका हो गया, फास्फोरस का हो गया। तो इस तरह से ये डेजिग्नेट किया जाता है सल्फर एंड फास्फोरस कंटेंट, ठीक है। क्लियर हुआ, ये तीन चीज समझ में आई, 1, 2 और 3। अगर आपका डीऑक्सीडेशन के कोड ये हो गए, आपके क्वालिटी ऑफ स्टील के कोड्स ये हो गए, और अगर आपका क्या लिखा हुआ सल्फर के कंटेंट है, तो अगर आपके सिंबल्स परसेंटेज सेम है तो ये रहेगा, और अगर परसेंटेज सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बताएंगे कि इसको एसपी के फॉर्म में बताएंगे। तो ये बेसिक 3 चीजें समझ में आई आपकी कि किस तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से हम क्या करते हैं, ये बताते हैं। हालांकि ये जो परसेंटेज वाली कंपोजिशन की बात है, लेकिन यहाँ पे जो है ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से समझाने की कोशिश की गई है इसमें। ये तो बेसिक टर्म्स है कुछ। अब मान लीजिए स्टील की हम बात करते हैं, वेल्डेबिलिटी भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। वेल्डेबिलिटी का मतलब होता है किसी मेटल को आप कितनी आसानी से वेल्ड कर सकते हो या जोड़ सकते हो, वेल्डिंग प्रोसेस से जोड़ सकते हो। तो अगर हमको किसी स्टील को परचेस करना है और उससे हमको वेल्डिंग करके कोई फैब्रिकेशन करके कोई चीज बनानी है, तो हमको ये पहले एश्योर करना पड़ेगा कि वो जो स्टील है
वो वेल्डेबल है कि नहीं। अगर हम स्टील ले आते हैं और वेल्डिंग नहीं होती उसमें, तो वो स्टील को फैब्रिकेट आप कैसे करोगे, किसी चीज उससे कोई चीज हम कैसे बना सकते, नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके कोड से हम इसको रीड कर सकते हैं। इन केस वहां पे कोड में सामने लिखा हुआ है डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू लिखा है, तो इसका मतलब ये है ये फ्यूजन वेल्डेबल है। WELDABLE, वेल्डेबल का मतलब होता है इसको हम फ्यूजन प्रोसेस से, फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस से वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस भी आप लोगों ने पढ़ ली होगी, फ्यूजन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये सारी वेल्डिंग की प्रोसेस होती है। तो डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है फ्यूजन वेल्डिंग से आप इसको वेल्डिंग करके जोड़ सकते हो इस मटेरियल को या इस ग्रेड के स्टील को। तो जहां डब्ल्यू लिखा हुआ है इसका मतलब फ्यूजन वेल्डेबल स्टील है वो। ठीक है, अगर मान के चलिए W1 लिखा हुआ है, W सफिक्स 1, अगर W इस तरह से W सफिक्स 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस वेल्डिंग से जोड़ सकते हो। रेजिस्टेंट वेल्डिंग जो प्रोसेस होती है इससे आप जोड़ सकते हो, लेकिन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस से हम नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे लिखा हो बट नॉट बाई फ्यूजन वेल्डेबल, बट नॉट फ्यूजन वेल्डेबल मतलब फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस से हम उसको नहीं जोड़ सकते। तो ये दो कोडिंग दी गई है वेल्डेबिलिटी के लिए कि अगर मटेरियल वेल्डेबल है या नहीं है। तो जहां W लिखा है और W1 लिखा है, तो इसको आप रीड करके समझ जाओगे कि W का मतलब क्या है कि उसको हम फ्यूजन वेल्डिंग कर सकते हैं उसमें, और W1 का मतलब है उसमें हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कर सकते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में जाता है। ठीक है, कि वेल्डिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि वेल्डेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है या मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। कह सकते हैं स्टील के या प्लेन अलॉय स्टील या अलॉय स्टील की प्रॉपर्टी होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू ब्रिटल फ्रैक्चर। अब देखिए, ब्रिटल फ्रैक्चर का मतलब होता है हार्डनेस की वजह से जो मटेरियल ब्रिटल होता है, जब हम उसमें किसी लोड लगाते हैं, इंपैक्ट लोडिंग लगाते हैं, तो वो फ्रैक्चर होकर के टूट जाता है, दो पीसेस में ब्रेक हो जाता है। इसी को कहा जाता है ब्रिटल फ्रैक्चर। तो हम इस ब्रिटल फ्रैक्चर को करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है आइजोड टेस्ट और एक होता है चारपी टेस्ट। ठीक है, ये दोनों टेस्ट जो है ये हमारे सोम जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके अंदर आप पढ़ते हो। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे कि आइजो टेस्ट क्या होता है, चारपी टेस्ट क्या होता है। इसमें हम कुछ नहीं करते, बेसिकली एक वर्क पीस लेते हैं और एक वर्क पीस को डिफरेंट पोजीशन में रख करके उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वर्क पीस है इस तरह से, इस वर्क पीस को क्या करते हैं हम, एक बार हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखते हैं, एक बार वर्टिकल कंडीशन में रख करके हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम इंपैक्ट लोडिंग लगाते हैं और इंपैक्ट लोडिंग लगाने की वजह से ये क्या होगा, यहां से बीच से इस तरह से क्रैक हो जाएगा, ये इस तरह से क्रैक होगा। और क्रैक होने के बाद क्या करेगा, हमारा जो मीटर है, जो आपका डिवाइस है, वो डिवाइस क्या करेगा, जो चारपी टेस्ट का या आइजो टेस्ट का एक मीटर होता है, स्केल होता है, उस स्केल में आपको यहाँ पे पॉइंटर लगा रहता है। ये जो पॉइंटर होता है ये आगे मूव करता जाता है। ठीक है, जैसे ही वो मटेरियल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद क्या होता है, आपका जो पॉइंटर है इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के रुक जाता है। तो ये जो होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में ये स्केल्ड होता है, ग्रेडेड होता है, यहां से लेकर के यहां तक। और इस ग्रेडिंग पे जैसे ही जिस ग्रेडिंग पे रुक जाता है, वो ग्रेडिंग ये बताते हैं कि इसकी इम्पैक्ट टेस्टिंग की इम्पैक्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, कि किस लोड पे जाकर के ये कितना लोड ये झेल सकता है। यहां से जहां तक ये बताता है ये इतना लोड, ये इम्पैक्ट लोड झेल सकता है, लेकिन ये पॉइंट आपको डिफाइन करता है कि इसके बाद ये ब्रेक हो जाता है, ब्रिटल फ्रैक्चर यहाँ पे हो जाता है इसमें। तो यही कहलाता है आपका ब्रिटल फ्रैक्चर का रेजिस्टेंस टू ब्रिटल फ्रैक्चर। तो अगर आपका किसी मटेरियल पे आप इम्पैक्ट लोडिंग लगाते हो, हैमरिंग करते हो, तो वो कितने लोड को बियर कर सकता है और किस लोड के बाद वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन वी नोच टेस्ट लिखा हुआ है, वी नोच चारपी टेस्ट। वी नोच का मतलब होता है हम क्या करते हैं, इस तरह के वर्क पीस में इस तरह की नोच कट करते थे, एक क्या करते हैं, एक छोटा सा कट बनाते हैं ताकि जब हम लोड लगाएं तो ये क्या हो, इजिली यहां से इस तरह से इजिली इस जगह से इस सरफेस से यहां से ब्रेक हो जाए। तो इसको कहा जाता है वी नोच, यही कहलाता है आपका वी नोच चारपी टेस्ट। अब यहाँ पे एक टेबल बना हुआ, टेबल में आपको समझ में आ रहा है वो ग्रेड्स स्पेसिफाई किए गए हैं, B0, B2, B4, है ना। ये सारे ग्रेड जो हैं ये डिफाइन करेंगे कि आपका क्या ग्रेडिंग का आपका स्टील है, या कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर तो ये एनर्जी रेंज यहाँ पे लिखी हुई है 350 से लेकर के 520 और 500 से 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इस रेंज पे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इस रेंज पे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और इसके साथ साथ हमने अलग अलग टेम्परेचर पे इसको बताया है। तो ये आपका रूम टेम्परेचर है, फिर 0 पे लाए, फिर -20, फिर -40। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखिए आपने 27 डिग्री रूम टेम्परेचर है, -10 टेम्परेचर को हम कम करते गए, फिर 0 पे लाए, फिर और कम कर दिए और कम कर दिए। इस तरह से हम टेम्परेचर पे वेरिएशन करते जा रहे हैं और उस अलग अलग टेम्परेचर पे हमने टेस्ट किया और उससे हमने ग्रेडिंग बनाई है यहाँ पे B0, B2, B4। तो इस ग्रेडिंग से आपको समझ में जाएगा कि इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है जब इस टेम्परेचर पे हम उसको इम्पैक्ट टेस्टिंग करते हैं।
तो आप इससे ये समझ सकते हो कि किस मटेरियल को हम किस जगह पे पर्टिकुलरली, किस स्टील को किस जगह पे हम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पंच एंड डाई बनानी है, तो पंच एंड डाई में क्या होता है, बार बार इम्पैक्ट लोड लगता है। पंच और डाई से किसी चीज को बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, बार बार जो डाई होती है, जो पंच होता है, डाई पे बार बार हैमर होता है, गिरता है, तो उससे, क्योंकि वो जब गिरेगा तो इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई करेगा, तो इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई करने के लिए आपका जो पंच और डाई दोनों है वो इम्पैक्ट लोड को बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए उसमें, या आप जिस शीट को फॉर्म कर रहे हैं उस शीट की फॉर्मेबिलिटी जो है उससे ज्यादा या उससे ज्यादा लोड बियर करने की कैपेसिटी होना चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको कहां से पता चलेंगी, इस कोड से पता चल जाएंगी कि कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है ड्यूरिंग द इम्पैक्ट लोडिंग। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई, जैसे कि सरफेस कंडीशन। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप किसी शॉप में जाओगे आप, ठीक है, हार्डवेयर की शॉप में जाओगे, वहां से आप स्टील परचेस करके लाते हो कि मुझे स्टील के पाइप दे दो, या स्टील के रॉड दे दो, या स्टील की शीट्स दे दो, तो वो आप देखोगे कई तरह की ग्रेड्स की स्टील होती है। वो पूछता है आपसे कि किस ग्रेड की आपको स्टील चाहिए, क्या किस पर्पस के लिए आपको चाहिए। तो आपको देख करके समझ में जाएगा कि कुछ स्टील जो है बहुत शाइन कर रहे हैं, कुछ स्टील रफ दिखता है, कुछ स्टील जो होता है सेमी फिनिश्ड दिखता है या बहुत ही रफ दिखता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा यूज क्या है उसका। ठीक है, तो सरफेस कंडीशन बताती है, जो सरफेस कंडीशन की कोडिंग्स है ये बताती है कि किस तरह से उसको किया गया। तो S7, S6, X5, 4, 3, 2, 1, ये सरफेस कंडीशन हमको ये बता रही है कि कैसा उसको किया गया है। जैसे मान लीजिए अगर S7 है तो इसका मतलब सिर्फ ग्राउंड किया गया, उसको मतलब हल्का सा फिनिश किया गया है। फिर उसके बाद अगर S6 लिखा है तो ब्राइट ड्रॉन एंड कोल्ड रोल्ड। ठीक है, कोल्ड रोल्ड का मतलब होता है बिना गर्म किए हमने उस पर रोलिंग प्रोसेस करी है। ठीक है, पील्ड ऑफ यानी छील दिया, पील्ड यानी छीलना, उसको थोड़ा सा फिनिश कर देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है S4। S4 का मतलब होता है शूट ग्रिट एंड सैंड ब्लास्टेड। मतलब क्या किया जाता है, फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड के पार्टिकल से उसको ब्लास्ट करते हैं, हिट करते हैं, तो जिससे क्या होता है उसका सरफेस जो है वो चिकना हो जाता है। इसी के साथ साथ डी स्केल्ड, स्केलिंग निकालना, ये कुछ मतलब सारे प्रोसेस है जिस प्रोसेस से उनको फिनिश किया जाता है। डी सीम्ड एंड स्क्रैप्ड। ठीक है, फिर उसके बाद नो सिंबल एज रोल्ड एज फोर्ज। तो ये जो है इसका मतलब ये है, ये बताता है अगर रोल्ड है मटेरियल तो इसका मतलब ये यहाँ पे नो सिंबल लिखा रहेगा। नो सिंबल मतलब कोई सिंबल नहीं बना है उसका, S1 से लेकर 7 तक कोई सिंबल नहीं बना, तो इसका मतलब है कि आपका जो है रोल्ड है या फोर्ज्ड है। मटेरियल कैसा है, या तो रोल्ड किया गया है, सिंपल रोल्ड है, या फिर सिंपल फोर्ज्ड किया गया है, रोलिंग या फोर्जिंग करी है। तो इस तरह से ग्राइंड मतलब इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे करके आपका मटेरियल जो है वो फिनिश होता जाता है, चिकना दिखने लगता है। ग्राउंड मतलब बिल्कुल चिकना हो गया वो। इस तरह से हमने ये बता दिया कि सरफेस कंडीशन आप कैसे समझ सकते हो किसी मटेरियल की। देख के तो समझ में आता है, लेकिन टेक्निकली अगर आपको समझना है तो आपको उसके नंबर से या इन ग्रेडिंग से ही हम उनको समझ सकते हैं कि क्या ग्रेड की उसमें फिनिशिंग की गई है, सरफेस फिनिश दिया गया है। अच्छा, ये जो सरफेस फिनिश है ये आपके कास्टिंग के लिए अलग होगा, ये जो दिखा रहा है ये कास्टिंग के लिए है ना, ये किसी तरह के कास्टिंग या किसी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। लेकिन अगर हम शीट की बात करते हैं तो शीट में अलग तरह का क्लासिफिकेशन आएगा या सरफेस फिनिश अलग तरह का आएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मेबिलिटी का मतलब होता है किस तरह से उसको फॉर्म किया गया या बनाया गया, जैसे कि आपका D1, D2, D3 या नो सिंबल। तो यहाँ पे ड्राइंग क्वालिटी का है या डीप ड्राइंग क्वालिटी का है या एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग क्वालिटी का है। तो ड्राइंग का मतलब आप जो है समझते होंगे कि हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगा करके उसको खींच करके एक शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है ड्राइंग करना। ठीक है, जैसे आपके ग्लास बनते हैं या आपके कप्स बनते हैं, स्टील के कप की आप बात करो तो जो ड्राइंग प्रोसेस होती है उससे बनाया जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो है किस तरह का ग्रेड का है, D1 मतलब ड्राइंग क्वालिटी का है, D2 जो है डीप ड्राइंग क्वालिटी का है, या D3 यानी एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग क्वालिटी का स्टील है, या आप उसमें एक्स्ट्रा डीप क्वालिटी की ड्राइंग कर सकते हो, मतलब उसको ज्यादा लंबे शेप में कन्वर्ट हम उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका फॉर्मेबिलिटी कि किस ग्रेड का स्टील है वो, आप उसमें किस तरह की प्रोसेस कर सकते हो, ये बताता है आपको ये फॉर्मेबिलिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब सरफेस फिनिश की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया सरफेस फिनिश वो जो था वो दूसरे सारे एप्लीकेशंस के लिए था या सारे मटेरियल्स के लिए था। लेकिन अगर हम बात करते हैं शीट्स के लिए, जो आपकी शीट्स होती हैं, इस तरह की मेटल की शीट्स आती हैं जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, इन शीट से क्या किया जाता है, फैब्रिकेशन किया जाता है, फैब्रिकेशन। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे हमारे यूटेंसिल्स होते हैं घर में, जो यूटेंसिल्स होते हैं सारे शीट से बनते हैं, जो आप देखेंगे आप जो घर में हम खाने के बर्तन यूज करते हैं, यूटेंसिल्स यूज करते हैं, ठीक है, या कटलरी यूज करते हैं घर में, वो सारे किससे बनते हैं, शीट से बनते हैं, पतले शीट होता है। तो वो जो शीट है, शीट की फिनिशिंग के लिए अलग ग्रेड डिफाइन किए गए हैं। ये जो है F1 से लेकर के F14 ग्रेड तक
इतने 14 ग्रेड के शीट्स के फिनिशिंग बताएं, क्योंकि ये जो शीट है सिंपल पर्पस आपके एक डोर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, आप एक सिंपल डोर के लिए भी शीट का यूज करते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप हाईली क्वालिटी का स्टील यूज करते हो, कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में यूज होता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में जो आपके बेड होते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, है ना, नाइफ वगैरह हो गए, या जो भी कटिंग के टूल्स वो यूज करते हैं, है ना, तो जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हाई ग्रेड के स्टील होते हैं, उसमें ज्यादा फिनिश्ड होता है, सरफेस फिनिश उसका बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे किससे बनते हैं, अच्छे ग्रेड के या अच्छे फिनिश वाले स्टील से बनेंगे। तो दरवाजे बनेंगे, डोर्स बनेंगे, वो सिंपल ग्रेड के स्टील से बनेंगे। या आप टूल्स, टेबल बोलो, चेयर बोलो, जो आते हैं वो सिंपल ग्रेड के स्टील से बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां सरफेस फिनिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं या ऐसी जगह बात करते हैं जहाँ पे आपको रस्ट फ्री चाहिए, करोजन फ्री चाहिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा सरफेस फिनिश हम अच्छा देते हैं उस मटेरियल पे, और वो ग्रेड भी जो होता है स्टील का अच्छा होता है। तो सरफेस फिनिश का मतलब समझ में आ गया। तो F1, F2, F3 से लेकर के F14 तक आपको लिखा हुआ है। तो जनरल पर्पस फिनिश दिया है, जनरल पर्पस फिनिश जैसे कि आपको जनरल पर्पस काम करना है। फुल फिनिश यानी थोड़ा सा और अच्छा, एक्सपोज्ड और अच्छा, अनएक्सपोज्ड और अच्छा, मैट फिनिश, फिर ब्राइट फिनिश, प्लेटिंग फिनिश, अनपॉलिश्ड फिनिश, पॉलिश्ड फिनिश, पॉलिश्ड एंड कलर्ड, ठीक है, किसी में स्टील में कई बार कलर्ड करके भी देते हैं, पॉलिश्ड एंड कलर्ड येलो, मिरर फिनिश मतलब जिसमें कि आप अपना फेस देख सकते हो, जस्ट लाइक अ मिरर की तरह काम करता है वो, इतना ज्यादा फिनिश उसको कर देते हैं कि जिसमें हमारा फेस दिखने लगता है, मिरर फिनिश्ड हो गया वो। वेट्रस एनामल फिनिश एंड डायरेक्ट एनामल फिनिश, तो ये प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं स्टील की, जिससे वो अलग अलग ग्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतने तरह से फिनिशिंग को दिया जाता है या करा जाता है, ठीक है। इतनी तरह की प्रॉपर्टीज हो गई। अब आ जाता है नेक्स्ट, हीट ट्रीटमेंट। ये जो है ट्रीटमेंट, या फिर आप कह सकते हो हीट ट्रीटमेंट। अब हीट ट्रीटमेंट भी किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं, क्यों स्पेसिफिक स्टील की को या किसी स्पेसिफिक कास्ट आयरन को हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देने की कोशिश करते हैं, जिसको हम किसके थ्रू करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू करते हैं। अब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होती है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया ट्रीटमेंट को टी लेटर से, ठीक है, जहां पे टी लिखा है किसी भी नंबर के साथ लिखा है 1 से लेकर के 14 तक, तो टी का मतलब है ट्रीटमेंट, वो बताता है कि किस फॉर्म में उसको ट्रीटमेंट किया गया है। अगर कोई सिंबल नहीं बना है तो वहां पे मतलब हॉट रोल्ड है, मतलब उसको गर्म करके सेमी प्लास्टिक स्टेट में ला करके रोलिंग करके सिर्फ बना दिया गया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसमें। लेकिन अगर T1 लिखा है शूट पिंड, T2 लिखा हार्ड ड्रॉन, T3 लिखा नॉर्मलाइज्ड, T4 लिखा कंट्रोल्ड रोल्ड, T5 लिखा एनिलील्ड, पेटेंटेड, solution treated and aged, controlled cooled, bright annealed, spheroidized, stress relieving, case hardening and tempering। तो इतने ग्रेड से हम स्टील को हीट ट्रीटमेंट करते हैं, या आप कह सकते हो प्लेन कार्बन स्टील या एलॉय स्टील को हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इतनी तरीके होते हैं हीट ट्रीटमेंट करने के, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन लेटर्स के साथ विथ अ डिजिट, ठीक है। ये जो लेटर्स हैं इनके साथ डिजिट को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह की उसमें हीट ट्रीटमेंट की गई है, ठीक है। तो इन सारे का कॉम्बिनेशन जब एक किसी नंबर में साथ लिखा जाएगा तो आपको उसका ग्रेड पता चल जाएगा, किस ग्रेड का स्टील है वो। अब लास्ट है हमारा अभी हमने बात करी कि इतनी प्रॉपर्टीज की बात कर ली, लेकिन अभी हमने टेम्परेचर की बात नहीं करी थी। तो अगर हम बात करते हैं किसी ग्रेड, जैसे हमारा स्टील होता है, स्टील को हम लो टेम्परेचर पे भी यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी यूज करते हैं। जैसे हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। जैसे आपकी कोई फूड इंडस्ट्रीज है, जैसे आपकी जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कोई भी चीज खाने की बनाई जाती है, या फूड इंडस्ट्री, चॉकलेट हो गई, या आपके बिस्किट की फैक्ट्रीज हो गई, या कोई आपके ओवंस हो गए, जैसे आपके कुकीज बनते हैं तो वो ओवंस पे बनते हैं। तो ओवन क्या होते हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टील से बनाए जाते हैं। तो वो क्या है, हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, है ना। वो कैसे करते हैं, उनका टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई टेम्परेचर पे डील करते हैं वो। इसी के साथ साथ अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, रेफ्रिजरेटर कैसे होते हैं, वो 0 डिग्री के नीचे काम करते हैं। तो 0 डिग्री के नीचे काम करने वाले रेफ्रिजरेटर में भी हम स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि वहां भी जंग नहीं लगनी चाहिए या करोजन नहीं होना चाहिए। तो आपको दोनों चीज समझ में आ रही है कि अगर हाई टेम्परेचर पे हमें किसी स्टील को यूज करना है और वो स्टील हाई टेम्परेचर पे यूज करने लायक है, तो वहां पे वो H लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर उसमें H लिखा है, इसका मतलब ये है फॉर गारंटी रिगार्डिंग एलिवेटेड टेम्परेचर प्रॉपर्टीज, मतलब हाई टेम्परेचर पे आप उसको यूज कर सकते हो और इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टीज का चेंजेस नहीं आएगा। हम उसको इजीली हाई टेम्परेचर पे, एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, यहाँ एलिवेटेड का मतलब होता है हाई, हाई टेम्परेचर पे हम उसको यूज कर सकते हैं उस स्टील को। ये कहलाता है हाई टेम्परेचर पे यूज करने की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की जाती है H लेटर से, कैपिटल H।
और यहाँ पे अगर हम बात करें कैपिटल एल लेटर की, और जहां पे कैपिटल एल लेटर लिखा है मतलब लो टेम्परेचर, ये लिखा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब होता है कि आप 0 डिग्री से नीचे हम बात करेंगे तो लो टेम्परेचर हो गया वो। अच्छा, एक शब्द और यहाँ पे लिखा हुआ क्रायोजेनिक क्वालिटी। अब आपने रेफ्रिजरेशन शब्द तो सबने सुना होगा कि रेफ्रिजरेशन शब्द क्या होता है या रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जिसपे हम बात करते हैं 0 टेम्परेचर से कुछ नीचे, है ना। मान के चलिए 10 या 15 डिग्री, -15 डिग्री तक हम रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर उस टेम्परेचर के नीचे हम बात करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे डाउन करते हैं, जैसे -100 हो गया, -200 हो गया, -300 हो गया, इस टेम्परेचर रेंज पे जब हम चले जाते हैं और इस टेम्परेचर रेंज पे अगर हमें काम करना है तो उस टेम्परेचर रेंज को कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स यानी बहुत लो टेम्परेचर पे अगर कोई सिस्टम ऑपरेट करता है तो उस सिस्टम को कहते हैं क्रायोजेनिक सिस्टम्स। ठीक है, तो ये शब्द को आप याद रखिए। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेशन का जो एक रेंज अलग होती है, और उस रेफ्रिजरेशन के सिंपल जो हमारे हाउस होल्ड हो गए उसमें हम जो यूज करते हैं उसको रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो पे काम किया जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रायोजेनिक्स। तो दोनों को यहाँ बताया, कैपिटल एच लेटर ये बता रहा हाई टेम्परेचर वाला, और कैपिटल एल लेटर रिप्रेजेंट करता है लो टेम्परेचर पे क्वालिटी स्टील का। तो जहां पे एल लिखा है मतलब उस स्टील को आप लो टेम्परेचर पे यूज कर सकते हो, जहां पे कैपिटल एच लिखा है मतलब उस स्टील को आप हाई टेम्परेचर पे, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे यूज कर सकते हो। तो इतनी तरह की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से हमने ये डेजिग्नेट किया कि हम क्या बताएंगे या किस तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे किसी स्टील को, प्लेन एलॉय स्टील को, या प्लेन कार्बन स्टील को, या लो एलॉय स्टील को। तो इससे हमको समझ में जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये कोड लिखा हुआ है FE कैपिटल E 300P35। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस कोड से हमको क्या मीनिंग्स आती है, इस कोड से मीनिंग आती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेमी किल्ड स्टील। तो मैंने आपको देखिए बताया था सबसे पहले कि अगर कोई सिंबल सामने नहीं लिखा होगा, जैसे कि हमारा RK लिखा हुआ था, R का मतलब था कैसा, रिमिंग स्टील, और K का मतलब था किल्ड स्टील। ठीक है, इसका मतलब था रिमिंग स्टील, K का मतलब था किलिंग स्टील। लेकिन यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सेमी किल्ड स्टील। फर्स्ट वाले को देखिए, सेमी किल्ड स्टील हो गया। उसके बाद आपका लिखा हुआ है 300, जो 300 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये स्टार बना हुआ है, स्टार से लिखा हुआ नीचे देखिए FEE द स्टील स्पेसिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये स्टार बता रहा है, क्या बता रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है, ये यील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो E बना हुआ है ये E बता रहा है यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपका जहाँ E लिखा हुआ है मतलब वो यील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है। तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ लिखिए 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 300 लिखा हुआ है। फिर उसके साथ सल्फर एंड फॉस्फोरस देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कंटेंट कितना है, सेम है 0.035। तो इसको क्या कर दिया है, किससे रिप्रेजेंट किया है, मैंने आपको बताया था सल्फर और फॉस्फोरस कंटेंट अगर सेम होगा, ठीक है, सेम होगा तो वहां पे हम क्या लिखेंगे P, और सेम कंटेंट कितना है 0.035। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया 35 से उसको रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया Fe यानी आयरन, उसके साथ E मतलब यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ हो गया 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके साथ फिर उसके बाद P लिखा है मतलब फॉस्फोरस और सल्फर का कंटेंट सेम है, और 35 का मतलब 0.035%। क्लियर हुआ, इसका मतलब ये ग्रेड की स्टील को कैसे डिफाइन किया जाता है, कोडिंग की जाती है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के बेसिस पे इसको कोड किया गया। अगर मान लीजिए Fe लिखा हुआ है, ठीक है, Fe का मतलब क्या है, आयरन, और यहाँ पे इसको बताया है स्टील स्पेसिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर मान लीजिए E नहीं लिखा है वहां पे तो इसका मतलब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बता रहा है, और अगर E लिखा है तो वो यील्ड स्ट्रेंथ बताता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, 470 हो गई। और W का मतलब क्या हो गया, ये फ्यूजन वेल्डेबल है। फ्यूजन वेल्डिंग से हम इसको वेल्डिंग करके फैब्रिकेट करके कुछ भी चीजें दूसरी फैब्रिकेट उसको किया जा सकता है इजिली। क्लियर हुआ, तो इससे आपको ये एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा कि ग्रेड्स को हमने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हमको इतनी सारी चीजें हम नहीं लिख सकते। ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये जो सारी चीज लिखी हुई है, इतनी सारी चीज लिखी हुई है, इतनी सारी चीज को हम एक छोटे से कोड में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इतनी सारी चीजें थी, ये सारी जितनी इसकी प्रॉपर्टीज थी या जो भी स्पेसिफिकेशन थे, इनको हमने इन कोड में कन्वर्ट कर दिया, और इस कोड से हम क्या करते हैं उसको बताते हैं। यही कहलाता है क्या, इंडियन स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन। इंडियन स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन फॉर प्लेन कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील।
ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है किसका, हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाला आईएस डेजिग्नेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैसे केमिकल कंपोजिशन से हम डेजिग्नेट करते हैं। ये जो हमने कोड्स बनाए हैं, ये जो कोड्स बने हुए यहाँ पे, ये कोड्स को हम केमिकल कंपोजिशन से कैसे पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको।